हेलो एवरीवन। सारंग गुरु डिजिटल क्लासेस में मैं निहाल पांडे आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसके पहले हम लोग पिछली दो कक्षाओं में दो वीडियोस में हमने इतिहास के कुछ पहलुओं का अध्ययन किया था। हमारा टॉपिक था 10वीं कक्षा का चैप्टर 2, जिसका नाम है समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद और साम्यवाद की काफी समझ हम लोग इससे प्राप्त कर चुके थे। जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उसको फिर से एक बार रिपीट करते हुए, उसको रिवाइज करते हुए मैं कोशिश करूंगा कि आगे बढ़ें, ताकि पिछला वाला हम लोग पूरी तरह से भूल नहीं जाए। यहाँ पे शॉर्ट में मैं फिर से इसको बता देना चाहूंगा क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने। हम लोगों ने कुछ परिभाषाएं देखी थी। कौन कौन सी परिभाषाएं? हमने देखा था पूंजीवाद के बारे में, हमने देखा था समाजवाद के बारे में, और हमने देखा था साम्यवाद के बारे में। सबसे सिंपल और सबसे बेसिक परिभाषाएं जो होती है वो हमने देखी थी। ये तीनों जो है आर्थिक दर्शन है, आर्थिक विचार है। पूंजीवाद में क्या होता है? उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। समाजवाद में उत्पादन के जो साधन होते हैं उन पर सरकारी नियंत्रण होता है, यानी उत्पादन कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा, कौन सी वस्तुओं का होगा, कौन सी सेवाओं का होगा, ये सब सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। साम्यवाद जो है समाजवाद का ही थोड़ा उग्र रूप है। ये कहता है कि न तो हमें सरकार की आवश्यकता है और न ही राज्य की। उत्पादन के साधनों पर पूरे समुदाय का, पूरे समाज का स्वामित्व होना चाहिए। लोग आपस में मिलजुल कर उत्पादन करें और मिलजुल कर उसका लाभ कमाएं। मैंने एक एग्जाम्पल से समझाया भी था, जिसको फिर से मैं बता देना चाहूंगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, व्यक्ति तो यहाँ पे है नहीं, बना देते हैं एक व्यक्ति। मान लीजिए ये कोई किसान है ए, और ये कोई दूसरा किसान हो गया बी। पूंजीवाद के नियम के अनुसार अगर ए के पास संपत्ति है, पूंजी है, तो ये जिस चीज का चाहे उत्पादन करे और जिस चीज का चाहे उपभोग करे वो सक्षम है। लेकिन अगर बी के पास पूंजी नहीं है, मान लीजिए कि बी गरीब है, ये बेचारा गरीब है, इसके पास पूंजी है नहीं, तो ये उत्पादन करेगा कहाँ से? और इसको निर्भर रहना पड़ेगा इसके द्वारा किए गए उत्पादन पर, जिसके लिए ये जो अमीर व्यक्ति है या पूंजीपति है या कहें कि शोषक वर्ग है, जितना ज्यादा चाहे इनका शोषण कर सकता है, जितना चाहे इनसे धन वसूल सकता है। समाजवाद इसकी भलाई के लिए कार्य करता है। ये क्या करता है कि इससे थोड़ा बहुत टैक्स लेकर, अमीर व्यक्ति से यानी पूंजीपति वर्ग से थोड़ा बहुत टैक्स लेकर जन कल्याण के लिए, इसके कल्याण के लिए कार्य करता है। दूसरा हमने क्या एग्जाम्पल देखा था? गाय वाला एग्जाम्पल हमने देखा था। कोशिश करता हूं मैं एक फिगर ड्रॉ करने का। ये बन गए इसके चार पैर। गाय जैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही है। ये इसकी पूंछ मान लेते हैं। जैसे हम लोग साइंस में बहुत सारी चीजें मान कर लेते हैं, वैसे यहाँ भी कर लेंगे। है तो नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि ये गाय है। देखिए, मैंने कहा था कि अगर ए के पास कोई गाय है और बी जो है ये अमीर है, और बी जो है ये गरीब है। इतना गरीब है कि अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए यानी भोजन, वस्त्र इत्यादि पर भी खर्च करने में सक्षम नहीं है। और ये जो है अमीर है, इसके पास ऐसी बहुत सारी गायें हैं जिनका वो पोल्ट्री फार्म चलाता है। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, गाय का पोल्ट्री फार्म नहीं होता, डेयरी फार्म होता है। तो इससे जो भी उत्पादन होता है, दूध का उत्पादन हो गया, दही का हो गया, पनीर का हो गया, उसको ये व्यक्ति ए मनमाने दामों पर बेचता है। अब चूंकि बी के लिए ये भोजन के लिए आवश्यक तो है, लेकिन उसके पास धन नहीं है, तो एक तो वो खुद गाय नहीं रख सकता, और दूसरा इसलिए में वो सक्षम नहीं है कि इसके द्वारा बेचे जा रहे महंगे प्रोडक्ट को खरीदे। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में सरकार यहाँ पर हस्तक्षेप करेगी, यदि समाजवादी व्यवस्था है तो।
सरकार क्या करेगी कि ये जो इसकी गाय है या इसका जो डेयरी फार्म चल रहा है उससे कुछ टैक्स लेंगी, चाहे वो वस्तु के रूप में हो या उसके सेवा के रूप में। जनरली जो टैक्सेशन सिस्टम है वो मुद्रा के रूप में लिया जाता है। मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ से कुछ दूध ही ले लिया सरकार ने और उसको बांट दिया भी जैसे जो गरीब लोग हैं उनमें ले जाकर, इसको भी कुछ खास नुकसान नहीं हुआ और इसकी भी थोड़ी आवश्यकता की पूर्ति हो गई। लेकिन पूरी तरह से ऐसा कर पाना संभव नहीं होता, हर एक चीज के लिए सरकार इतनी सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी सक्षम नहीं होती है। तब साम्यवाद आता है। साम्यवाद क्या कहता है कि ये जो इसके पास दो गाय है, इसके पास एक गाय है, इनको छीन लिया जाए, ना तो इसके पास गाय रहेगी ना इसके पास, इसको माना जाएगा कि ये ए की भी गाय है और बी की भी गाय है, जितना अधिकार ए का है उतना ही अधिकार बी का भी है। तो अब इससे जो उत्पादन होगा दूध का, घी का, पनीर का, उसको ए भी इस्तेमाल कर सकता है, बी भी इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी स्थिति में अब ए चूंकि इसमें पूंजी लगाया है, खरीदा है इसको, इनके रख रखाव पर खर्च कर रहा है, तो ए कहेगा कि पैसा जब हम लगाए तो दूसरा व्यक्ति क्यों लाभ कमाएगा इससे, दूसरे व्यक्ति को हम अपने लाभ का हिस्सा क्यों दें। तो साम्यवाद का सिद्धांत कहता है कि केवल तुम ही क्यों लगाओगे, ये भी लगाएगा, जितना तुम मेहनत करोगे उतना ये भी मेहनत करेगा। तुम अगर पैसा दे के खरीद रहे हो इसको तो ये जाएगा उसके लिए चारा काट के लाएगा, उसको खिलाएगा। और इस तरह से जब समाज मिलजुल कर उत्पादन करेगा और उत्पादन के साधनों पर बराबर बराबर सबका स्वामित्व होगा तो समतापूर्ण समाज की स्थापना होगी, वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। और वर्ग विहीन समाज ही साम्यवाद की मूलभूत अवधारणा है। उम्मीद करता हूँ ये बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। कल हम लोगों ने कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा था, इसमें एक दो टॉपिक आप लोग एक दो पॉइंट्स और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। कुछ पॉइंट्स मैंने कल भी ऐड कराए थे। इनका विवाह जो हुआ था, कार्ल मार्क्स का विवाह, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव चूंकि ज्यादा आते हैं तो पूछ देता है। ये हुआ था जेनी नाम की महिला से, जो इनकी बचपन की मित्र थी। मार्क्स की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? पहले ये बॉन यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, बॉन विश्वविद्यालय, और बाद में ये चले जाते हैं बर्लिन विश्वविद्यालय। इनके पास लॉ की डिग्री थी, यानी देखा जाए तो ये वकील थे। यही बर्लिन विश्वविद्यालय में पढ़ने के दौरान उनकी मुलाकात एंगेल्स से हुई थी। मार्क्स जो थे वो कुछ प्रमुख दार्शनिकों के विचार से प्रेरित थे। कौन कौन से दार्शनिक थे? मार्क्स हीगेल से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। हीगेल, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, इत्यादि के विचारों से प्रभावित थे। और इसी कारण से कई बार हीगेल को कार्ल मार्क्स का गुरु भी कह दिया जाता है। हालांकि पूरी तरह से ये बात सत्य तो नहीं है, यानी कि उन्होंने शिक्षा तो नहीं दी थी लेकिन उनके विचारों का काफी ज्यादा असर कार्ल मार्क्स पर पड़ा था। चलिए, ये तो हमारे कल के क्लास की बात हो गई जो हम लोगों ने कल के क्लास में देखी थी। अब आज हमको क्या पढ़ना है? आज का हमारा टॉपिक है रूसी क्रांति। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था। आज का टॉपिक है रूसी क्रांति। रूसी क्रांति कब हुई, क्यों हुई, क्या कारण था इसका, क्या रूसी क्रांति को टाला जा सकता था, रूसी क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा, क्या उसका प्रभाव केवल रूस पर ही पड़ा या फिर यूरोप पर भी पड़ा और क्या पूरे विश्व पर भी पड़ा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयत्न हम इस वीडियो में करेंगे। रूस में जो क्रांति हुई
कितनी क्रांतियां हुई, कब हुई, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना कोई समय गंवाए। रूसी क्रांति के बारे में जानने के लिए ले चलते हैं हम आपको घुमाने के लिए रूस। वीडियो के माध्यम से हम लोग फ्री में रूस घूम सकते हैं, ना तो हमको प्लेन का टिकट कटाने की जरूरत है और ना ही वीजा पासपोर्ट की जरूरत है। चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये मैप है एशिया का। कुछ हिस्सा यहाँ इंडोनेशिया वाला पार्ट कट गया है। काम की जो चीजें हमारे पास उपलब्ध है यहाँ पर, ये है अपना प्यारा भारत। यहाँ से मैं आउटलाइन कर देता हूँ। ध्यान रखिएगा इस मैप में भारत के नक्शे में थोड़ी गड़बड़ी है। गूगल से जो भी मैप्स डाउनलोड आप लोग करेंगे उसमें ये समस्या देखने को मिल जाएगी। और यहाँ तक है, ये वाला हिस्सा जो है ये सीओके कहलाता है, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। और ये वाला हिस्सा जो इसमें कटा हुआ है ये पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। बहुत सारी जगहों पर आप देखेंगे इस तरह का गलत नक्शा दिखाया जाता है, लेकिन इसको हमको मानना नहीं है। हमारे भारत का क्षेत्र पीओके और सीओके तक विस्तृत है, यही हम जानेंगे और यही मानेंगे। ये गलत दे दिया है, ये जो नेपाल यहाँ पे लिखा हुआ है, नेपाल कंट्री एक्चुअली में यहाँ है। मैप बनाने वाली की गलती है, हमारी गलती नहीं। चलिए यहाँ से आपको जाना है, ये जो रशिया है यहाँ पहुँचना है। यहाँ से ये घूमते 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 यहाँ चले जाना है। ध्यान रखिएगा, अभी जो आप ये वाला पार्ट सब देख रहे हैं, ये पाकिस्तान को छोड़ के यहाँ से तुर्कमेनिस्तान हो गया, ये सब एरिया जो है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये और यहाँ तक चीन की सीमा तक, ये सब जो एरिया हुआ करता था ये सब एक समय रूस का हिस्सा था, जिसको सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। सोवियत संघ का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, ये भी इसी चैप्टर में हमको पढ़ना है। अब यहाँ रूस की क्रांति, रूस को आप लोगों ने देख लिया, रूसी क्रांति के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे, समझ लेंगे। ध्यान रखिएगा, रूसी क्रांति जो है वो 2 बार हुई थी। रूस की क्रांति 2 बार हुई थी। कब कब हुई थी? पहली क्रांति जो है ये होती है 1917 में, सॉरी 1905 में, इसको बोलते हैं 1905 की क्रांति। 1905 की क्रांति। दूसरी क्रांति होती है 1917 में। इसमें भी 2 क्रांतियां होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है फरवरी क्रांति और एक होती है अक्टूबर क्रांति। इसको हम लोग मार्च की क्रांति भी बोलते हैं। और इसको नवंबर की क्रांति भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? अक्टूबर वाले को नवंबर क्यों कहेंगे और मार्च वाले को फरवरी क्यों कहेंगे? इसका कारण मैं अभी बताऊंगा। और ये 1905 की क्रांति जो थी ये भी जनवरी में हुई, ये तो जनवरी में हुई थी, जनवरी 1905 में। असल में ये कहने के पीछे रीजन जो है, पहले रूस में कैलेंडर का जो इस्तेमाल किया जाता था, रूसी कैलेंडर जो था वो वर्तमान कैलेंडर से भिन्न था। ये जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल करते थे, जूलियन कैलेंडर। अभी वर्तमान में पूरे विश्व में जो कैलेंडर अपनाया गया है वर्तमान में वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसके हिसाब से हम लोग अभी 2025 के अक्टूबर महीने में ये वीडियो देख रहे हैं। जूलियन कैलेंडर और
वर्तमान वाला है ग्रेगोरियन कैलेंडर। इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो होता है 13 दिन का। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। इस कारण क्या हुआ, जब फरवरी की क्रांति हुई उस समय ग्रेगोरियन कैलेंडर 13 दिन आगे बढ़ चुका था, तो मार्च का महीना आ गया था। और जब अक्टूबर की क्रांति हो रही थी तब ग्रेगोरियन कैलेंडर फिर 13 दिन आगे बढ़ गया था और यहाँ नवंबर का महीना आ चुका था। लेकिन अभी उस समय 1917 की ये बात हो रही है, 1917 में रूस में जूलियन कैलेंडर ही चलाया गया था, तो इसलिए ये दोनों डेट देखने को मिलते हैं। अब रूस जो मानेगा हम लोग उसी हिसाब से इस क्रांति को मानते हैं ना, यानी रूस वाले कहेंगे कि हमारे देश में फरवरी में क्रांति हुई तो हमको मानना पड़ेगा कि फरवरी में ही क्रांति हुई, भले ही हमारे कैलेंडर के हिसाब से ये क्रांति मार्च में हुई हो। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितना आगे है, या जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर में कितने दिनों का अंतर होता है। अब हम वापस आते हैं 1905 की क्रांति पर। 1905 की क्रांति जो जनवरी में हुई थी, इसका कारण क्या था? यहाँ पर हम लोग कारण कुछ देख लेंगे। ये दिखाई नहीं दे रहा, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। कारण तो इसके कई थे, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो भी प्राचीन काल के युद्ध हुए, जो भी क्रांतियां हुई, उनका एक आर्थिक कारण अवश्य रहा है जो कि सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता था। एक चीज और ध्यान रखिएगा, पिछली क्लास में मैंने इसी चीज की चर्चा की थी, ऐतिहासिक भौतिकवाद जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है उसकी चर्चा करते हुए मैंने कहा था कि कार्ल मार्क्स के अनुसार आर्थिक कारण ही विभिन्न प्रकार की क्रांतियों को जन्म देते हैं, समाज में समस्या को जन्म देते हैं, और आर्थिक समस्याओं के कारण ही इतिहास का विकास हुआ है। यहाँ पर भी ऐतिहासिक जो रूसी क्रांति के कारण थे उनमें सबसे मुख्य कारण था आर्थिक कारण। क्या हो गया? पहला, रूस के किसानों व मजदूरों की दयनीय दशा। पहला तो ये हो गया कि रूस के किसान और मजदूरों की दयनीय दशा। सरकार यहाँ पर तो थी नहीं, यहाँ पर राजा का शासन हुआ करता था, राजा को कहा जाता था जार। एक मिनट, इस चीज को हम लोग अगली स्लाइड में देख लेते हैं। 1905 की रूसी क्रांति को एक अलग टॉपिक में ही हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, इस समय रूस पर जो शासन था वो था रोमनोव वंश का। रोमनोव वंश का जो राजा था निकोलस द्वितीय, इस समय रूस का जार। जार बोला जाता है रूस में राजा को, कैसे लिखा जाता है, के साइलेंट होता है यहाँ पे। जार यानी कि शासक। इस समय शासक कौन था 1905 की क्रांति के समय? तो निकोलस द्वितीय, निकोलस सेकंड रूस का जार था, जो कि रोमनोव वंश का था। 1917 की क्रांति के समय भी यही जार था, ध्यान रखना। इसलिए अगर प्रश्न आता है कि रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था, रूस का राजा कौन था, रूस का जार कौन था, सबका उत्तर यही हो जाएगा, निकोलस द्वितीय। कभी कभार बहुत ही कम ये पूछा गया है कि वो किस वंश से था, तो उत्तर हो जाएगा रोमनोव वंश। निकोलस द्वितीय का नाम ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो ये जार जो था ये बहुत ही निरंकुश और स्वेच्छाचारी था। निरंकुश कहने का मतलब कि इस पर कोई नियंत्रण नहीं था। जैसे भारत में लोकतंत्र है, तो यहाँ सरकार जो भी करती है अपनी मर्जी से नहीं कर सकती है, संसद का उस पर कुछ नियंत्रण है, संविधान का दबाव है, उसके दायरे से बाहर जाकर सरकार काम नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पर कोई संविधान था ही नहीं, जो राजा चाहता था, जो राजा बोलता था वही हुआ करता था। अब राजा को कोई मतलब नहीं था कि जनता दुख में जी रही है, किस परिस्थिति में जी रही है, इसको केवल मतलब था कि टैक्स भरते रहे जनता समय पर, जबरदस्ती ही लेना पड़े क्यों ना।
और ये आराम से अपने महल में सुख से रहता था। इसी चीज को लेकर विरोध हुआ। तो ये मजदूरों और किसानों की दयनीय दशा के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। तात्कालिक कारण क्या रहा? जो भी क्रांति होती है, युद्ध होते हैं, उनका तात्कालिक कारण भी होता है। तात्कालिक कारण इस घटना का रहा रूस जापान युद्ध। सॉरी, रूस जापान युद्ध में रूस की पराजय। रूस जापान युद्ध में रूस की पराजय। दोनों देशों के बीच एक युद्ध हुआ था 1905 में। यहाँ पर हम रूस और जापान दोनों को देख लेते हैं। ये हमारा जो मैप था, देखिए बना हुआ है इसमें, अभी मार्क करके मैं दिखा देता हूँ। ध्यान रखिएगा, ये पूरा रूस वाला एरिया है, काला सागर के तट तक। और जापान जो है ये यहाँ पे है, प्रशांत महासागर के क्षेत्र में, बिल्कुल पास पास है दोनों, ये यहाँ तक फैला हुआ है रूस। अब देखिए, ये मात्र इतना छोटा सा देश जापान, और ये इतना बड़ा देश, क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश रूस ही है। और एक समय काफी ये अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर था। लेकिन जब रूस जापान युद्ध होता है तो ये इतना छोटा देश होते हुए भी, कम सैन्य ताकत होते हुए भी इसको हरा देता है। अब जब इस देश के जो सिपाही युद्ध में भाग लेने के लिए गए थे, ये वापस आते हैं तो चर्चा करते हैं, बताते हैं लोगों को कि हमारा देश कितना कमजोर है, किस हालत में है। इसके पहले जो भी समस्याएं खड़ी होती थी, जार उसको दबा देता था। जैसे अभी भी तानाशाही वाली सरकारों में हम लोग बराबर देखने को ये मिलता है कि देश में क्या घटित हो रहा है ये जनता तक पहुंचने नहीं दिया जाता, इस बात को दबा दिया जाता है ताकि जनता सरकार का विरोध नहीं करे। यही काम जार करता था। उस समय अखबार तो थे नहीं, टेलीविजन तो इतना विकसित था नहीं कि लोगों को तुरंत जानकारी मिल जाए, और सोशल मीडिया नाम की तो कोई चीज थी नहीं। तो इस वजह से क्या हुआ कि बुरी परिस्थिति को, आर्थिक स्थिति को, जो रूस की दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, उसको दबा दिया जार ने। ये सैनिक जब युद्ध में से हार कर लौटे तो पूरे देश में ये बात फैल गई कि रूस काफी कमजोर हो चुका है। और इसी कारण से 9 जनवरी 1905 को ये घटना घटती है। 9 जनवरी 1905 तारीख याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है 9 जनवरी। ये ध्यान रखिएगा, जूलियन कैलेंडर के हिसाब से है, और जब ग्रेगोरियन से बात करेंगे तो ये बढ़ जाएगा 13 दिन आगे, यानी हो जाएगा ये 22 जनवरी। एक घटना घटती है रूस में, जब किसानों और श्रमिकों के समूह रोटी दो के नारे के साथ मार्च करने लगते हैं। वहां का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, वहां पर देख लेते हैं, शायद उसका मैप भी हमारे पास होना चाहिए। मैप थोड़ा ब्लर है, मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। ये वाला जो एरिया है यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग है, ये पूरा रूस का ही मैप है। ये सेंट पीटर्सबर्ग में जनता जाती है, यानी कि किसान, श्रमिक और मजदूर जाते हैं, और रोटी दो के नारे लगाते हुए यहाँ पर, डेट लिखा था ना मैंने, डेट में फिर से लिख दे रहा हूँ, 9 जनवरी 1905।
और ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 22 जनवरी 1900। सेंट पीटर्सबर्ग में एक घटना घटती है जिसको कहते हैं खूनी रविवार की घटना। खूनी रविवार की घटना, इसको रेड संडे भी बोलते हैं और ब्लडी संडे भी बोलते हैं। क्या थी ये घटना? जब जनता का जुलूस जा रहा था, ये कोई उग्र प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से नारा लगाते हुए, कौन सा नारा लगा रहे थे? रोटी दो। क्योंकि यहाँ पर इनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि खाने के लिए भी नहीं मिल पा रहा था। ये नारा लगा रहे थे रोटी दो। और जब ये सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर जा रहे थे तो जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई। गोलियां चलने से बहुत सारे लोग मारे गए और एक तरह से कहा जाए तो सेंट पीटर्सबर्ग की गलियां जो थी वो खून से लाल हो गई थी। इसीलिए ये घटना जानी जाती है खूनी रविवार की घटना के नाम से। खूनी रविवार, ध्यान रखिएगा, बार बार ये प्रश्न आते रहा है बोर्ड के एग्जाम में कि खूनी रविवार की घटना कब घटी थी। ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछता है और सब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न पूछ देता है कि खूनी रविवार क्या है। अगर पूछता है खूनी रविवार क्या है तो बताना पड़ेगा कि 9 जनवरी 1905 को सेंट पीटर्सबर्ग के गलियों में जो जनता प्रदर्शन कर रही थी जार के विरुद्ध, उन पर जार के सैनिकों ने गोलियां चलाई। यही घटना खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है। और डेट में दोनों याद रखना है, 9 जनवरी भी और 22 जनवरी भी। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर पूछा जाए डेट तो हम 9 जनवरी को टिक करेंगे या 22 जनवरी को? ध्यान रखिएगा, पुराने कैलेंडर के हिसाब से 9 और नए कैलेंडर के हिसाब से 22 है। आपको ऐसे उलझाने वाले सवाल बोर्ड कभी नहीं देगा, क्योंकि दोनों उत्तर सही है तो दोनों में से कोई एक ही उत्तर दिया रहेगा। और सबसे ज्यादा प्रोबेबल चांस है कि 9 जनवरी दिया रहे, क्योंकि रूस में इसी डेट को माना जाता है कि खूनी रविवार की घटना हुई थी। अब इस घटना का प्रभाव क्या पड़ा, या 1905 की रूसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, ये भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। क्रांति का परिणाम, जब जनता ने बड़े पैमाने पर विद्रोह किया तो थोड़ा सा जार को यहाँ पर डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा तख्ता पलट हो जाए, हमको भी देश छोड़ के भागना पड़ जाए। तो जार कहता है कि एक काम करते हैं, दिमाग लगाता है अपना कि एक काम करते हैं, जनता को कुछ अधिकार दे देते हैं, कुछ समय के लिए जनता खुश हो जाएगी, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। तो ये अधिकार देता है जनता को कुछ राजनैतिक अधिकार। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ ही अधिकार दिए गए हैं, ज्यादा नहीं देता है। वैसी स्थिति थी कि बच्चा गाड़ी के लिए रो रहा था और उसके हाथ में कोई छोटा सा खिलौना थमा दिया गया कि बच्चा रोना केवल बंद कर दे। तो यहाँ जनता बार बार प्रदर्शन कर रही थी, जार ने कहा कि इनको झुनझुना पकड़ा दो, बजाते रहेंगे, कुछ राजनीतिक अधिकार दे दो इनको। और एक प्रतिनिधि संस्था का गठन किया गया, प्रतिनिधि संस्था। जैसे हमारे देश में संसद है वैसे ही यहाँ पर जो प्रतिनिधि सभा बनाई गई उसको ड्यूमा कहा जाता था। ड्यूमा का गठन। जैसे हमारे देश में जनता अपनी मांग संसद के माध्यम से
रखती है सरकार के समक्ष, वैसे ही यहाँ पर लोगों को मौका दिया गया है कि ड्यूमा के माध्यम से वो अपनी जो बातें, अपनी जो समस्याएं वो जार के समक्ष रख सकते हैं। लेकिन वास्तव में ड्यूमा ने कार्य नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मताधिकार वहां पे था नहीं। जिसको मन करता था उसको ड्यूमा में जार भेज सकता था, अपने मन से मनोनीत कर सकता था। तो वो उन्हीं लोगों को चुनता था ड्यूमा में कार्य करने के लिए जो उसके विश्वास पात्र थे, उसके तरफ से बोलते थे। तो ये पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। और जैसे ही उसने देखा 1905 में क्रांति हो रही, अब क्रांति पर इसने कहा चलो ठीक है ठीक है ठीक है, हम मान लिए तुम्हारी बात, तुम लोग जो कह रहे हो सही है। कहने के लिए कह दिया, अब जनता अपने अपने घर लौट गई। कितने दिन जनता प्रदर्शन करती? 1906 में जैसे ही प्रदर्शन उनका समाप्त हो जाता है पूरी तरह से, जार फिर से उनका अधिकार छीन लेता है। ड्यूमा को कहता है कि ना, हम ड्यूमा की बात नहीं सुनेंगे, हम जार हैं, जो हम चाहेंगे वही होगा। निकोलस द्वितीय कहता है कि राजा जो है वो तो भगवान के समान है, इसलिए हम जो चाहेंगे वही डिसीजन लिया जाएगा, हमको किसी प्रतिनिधि संस्था की जरूरत नहीं। अब क्या होता है, इस कारण से जब वापस इनका अधिकार ले लिए जाते हैं तो धीरे धीरे ये जो जनता का आंदोलन होता है धीरे धीरे भीतर ही भीतर चलते रहता है। थोड़ा सा समय लगता है, 1905 से लेकर 1917 तक का समय लग जाता है। समय क्यों लग जाता है? क्योंकि इस क्रांति के दौरान 1905 की क्रांति के बाद से इनके जो प्रमुख विरोधी थे जार के, जिनमें एक लेनिन का भी नाम आता है, उसको इसने जेल में अधिकांश को जेल में बंद कर दिया था या तो देश के बाहर निकाल दिया था। लेनिन को रूस से निर्वासित कर दिया गया था इस समय, और लेनिन जाकर रह रहा था स्विट्जरलैंड। लेनिन जब सुनता है कि 1917 में फिर दोबारा क्रांति हो गई है, लेनिन वापस आता है और नेतृत्व करता है उस क्रांति का। ये हम लोग पढ़ेंगे 1917 की क्रांति में। फिलहाल 1905 की क्रांति हमारी समाप्त हुई, और आज का जो हमारा टॉपिक था ये खत्म होता है। बाकी क्वेश्चन आंसर सेशंस है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो हमारे टेलीग्राम चैनल history@saran-guru पर आप लोग भेज सकते हैं, या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। धन्यवाद।